Assalamu alaikum beta, this is Sikandar Ali. So I hope that you are all fine. So first of all, welcome to my YouTube channel Knowledge for All bottom to top. So dear student, जिन स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके यहाँ आती रहे। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 7, ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट जो है वो लेक्चर है। और फंक्शंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इनके फंक्शंस को हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे दिस इज कंटेंट्स फंक्शंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेफ्थ एक्सपेरिमेंट, द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कैरीज द जेनेटिक कोड, आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर बहुत ही इजी करके समझाया हुआ है इनकी डिफरेंस बेसिकली आरएनए और डीएनए के अंदर। तो पहली बात तो इसके अंदर जो पहला डिफरेंस है वो इस स्ट्रेंथ का है। जाहिर बात है इसके अंदर हमने एक धागा यूज़ किया हुआ है, वन स्ट्रेंथ है, सिंगल स्ट्रेंथ इसको कंसिडर किया जाता है, और इसके अंदर दो धागे यूज़ किए हुए हैं। तो ये डीएनए की फिगर है, इट मीन्स टू स्ट्रैंड वाला जो होता है वो डीएनए होता है, और एक जो है वो आरएनए बेसिकली जो है वो भी जो है वो डबल स्ट्रैंडर्ड लाइक डीएनए की तरह ही होता है। दूसरी बात जो दूसरा डिफरेंस है उसके अंदर वो ये है कि यहाँ पे जो एडिनाइन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो आरएनए के अंदर यूरेसिल का होता है, और डीएनए के अंदर जो एडिनाइन के साथ बॉन्ड बनता है वो जो है वो थायमाइन का होता है। और तीसरा डिफरेंस जो होता है वो राइबोस शुगर का होता है। तो आरएनए के अंदर हम राइबोस शुगर को यूज़ करते हैं, और डीएनए के अंदर हम डीऑक्सी राइबोस शुगर को जो है वो मतलब लेते हैं। उसके बाद इनके यूनिट्स की अगर बात की जाए तो एडिनाइन, गवानिन और साइटोसाइन इसके अंदर भी होता है डीएनए के अंदर, और एडिनाइन, गवानिन, साइटोसाइन जो है वो इस आरएनए के अंदर भी होता है। तो आरएनए के अंदर फ़र्क कैसे होता है इन दोनों के अंदर? तो आरएनए के अंदर जो है वो यूरेसिल होता है, और डीएनए के अंदर जो होता है वो थायमाइन होता है। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंस होता है इनके अंदर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका ये न्यूक्लियोटाइड बेस है, और ये जो है वो इसकी बेस पेयर है, और ये हेलिक्स ऑफ शुगर फास्फेट जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर लाइक जिगजैग की शेप का। तो ये होता है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि ये स्लाइड्स आपको समझ में आ गई होगी बेटा। उसके बाद यहाँ पे है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो इसको मैंने यहाँ आगे जो है वो डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन ये फिगर मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पे ले ली। तो इस पे आते हैं फर्दर। तो यहाँ का फंक्शंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए एक्सपेरिमेंट नंबर 1, प्रूफ 1928 ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ 1928 ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट when he added dead violent pneumonia S type bacteria to a mouse it live. But if he added dead violent bacteria S type plus live non-violent bacteria R types to the body of same mouse, the mouse died. He termed that materials that changed the non-violent bacteria live or type to violent live S type द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इसकी डिस्कवरी बता रहा है कि जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो ग्रिफ्थ का था। उसने जो है वो आर और टाइप और एस टाइप के बेसिस पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने जो है वो उस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट रखा गया, और ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूव किया था वो 1928 की डेट में जो है वो उन्होंने मेंशन किया था। और ये जो चेंज किया था उन्होंने मटेरियल नॉन वायलेंट से वायलेंट की तरफ, तो इस वजह से इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कंसीडर किया जाता है। इस वजह से इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट रखा गया। अब कैसे इसको आगे हम इस फिगर के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली ऑब्जर्वेशन थी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। तो ये बैक्टीरिया का चैप्टर 6 है। हम जो है वो उसको फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट मिल जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस मींस के स्ट्रेप्टो कहते हैं चेन को, कोकस कहते हैं स्फेरिकल शेप को बेटा। तो उनकी एक चेन होती है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट बताएं। अब जो लाइव सेल्स होते हैं तो एक होते हैं वायलेंट, दूसरे होते हैं नॉन वायलेंट।
तो जो वायलेंट होते हैं बेसिकली उसके पास कैप्सूल होता है, और जो नॉन वायलेंट होते हैं उनके पास जो है वो कैप्सूल नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लाइव सेल होता है इसको हम जो है वो एस टाइप कंसीडर करते हैं। तो इसके पास जो है वो कैप्सूल होता है, और जो आर टाइप होता है, आर टाइप का सेल होता है, उसके पास कोई कैप्सूल नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हमने इस लाइव सेल के अंदर कैप्सूल को इंजेक्ट करवाया है तो आप देख रहे हैं इस माउस की यहाँ पे डेथ हो गई है। तो उसके बाद हीट ट्रीटेड डेड सेल्स ऑफ स्ट्रेन आर, तो जैसे इनको हीट के साथ हमने जो है वो जब कैप्सूल को लेकर उनको हीट अप करके फिर अगर हमने किसी लाइव माउस के अंदर जो है वो इंजेक्ट करवाया है तो उस माउस की डेथ नहीं हुई, वो माउस जो है वो लाइव है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर वो माउस जो है वो उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो कैप्सूल था, बात समझ में आ गई। इसके अंदर कैसे, मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो राइज होता है कि आपने जो कैप्सूल दिया एस टाइप को डाला लेकिन हीट के साथ मिक्सअप करके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है वो माउस की वैसे डेथ होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, माउस जो है वो लाइव था। उसके बाद स्ट्रेन आर लाइव सेल, तो जाहिर बात है इसके पास कोई कैप्सूल नहीं होता। तो जब इनको इंजेक्ट किया माउस के अंदर तो माउस की डेथ नहीं हुई, माउस लाइव था। और उसके बाद ग्रेव्स ने एक एक्सपेरिमेंट ये सरंजाम दिया कि यहाँ पे उन्होंने जो है वो एक लिविंग स्ट्रेन आर लिया और दूसरा उनके साथ हीट ट्रीटेड डेड सेल्स ऑफ एस टाइप। तो हीट ट्रीटेड डेड टाइप एस टाइप उसने लिया, तो आप उनको इंजेक्ट करवाया तो फिर से माउस की क्या हो गई, डेड। लेकिन यहाँ पे डेड नहीं होनी चाहिए थी, तो किस चीज़ ने जो है वो जाके इन सेल्स के अंदर इनकी डेथ करवाई। तो अब देखें जो आर टाइप होता है वो विदाउट कैप्सूल होता है, जिसके पास कैप्सूल नहीं होता। लेकिन पहली बात तो इसके पास कैप्सूल नहीं था, फिर जाके इन्होंने कैसे जो है वो माउस की डेथ करवाई। तो यहाँ पे आप देखें इनको ट्रीट किया गया था हीट को ट्रीट करके जो है वो उनको, अब जब ये नॉन कैप्सूल था और उसके बाद जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एस टाइप जो कैप्सूलेटेड था, तो हीट की वजह से उन्होंने अपना कैप्सूल जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो सराउंडिंग में रखा, और उन कैप्सूल्स को जो है वो आके किसने कैचअप किया था, इस आर टाइप ने। फिर जाके हमने जब इनको माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया तो जाहिर बात है उसके पास पहले नहीं था, लेकिन वो आर एस वाला जो कैप्सूल था उन्होंने वो आर ने लिया हुआ था, तो इस वजह से इस माउस की क्या हो गई, डेथ। और उसके बाद कल्चरल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस फ्रॉम डेड माउस। सो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है वो लिविंग सेल विद कैप्सूल, तो वैसे इसके पास कैप्सूल था, इनकी डेथ होनी चाहिए लेकिन जो है वो इनकी डेथ नहीं हुई। ये कल्चर्स के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो फ्रॉम डेड सेल, डेड जो माउस थे। अब यहाँ पे ये सेल क्या थे, स्ट्रेंथ जो था वो एस टाइप था। जिन्होंने अपना कैप्सूल छोड़ा वो इस कैप्सूल एनवायरनमेंट के अंदर पड़ा था, उसको किसने लिया था, आर टाइप ने। और पहले एस टाइप ख़तरनाक था, हीट किल की वजह से वो मर गया, उसने अपना कैप्सूल एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ा। वो कैप्सूल किसने लिया, बेसिकली आर टाइप ने, जो पहले शरीफ था अब वो जो है वो बदमाश हो गया। उसके बाद जाके उन्होंने जो है वो माउस को किल करवा दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस माउस की यहाँ पे जो है वो डेथ हो गई। तो ये कौन सा मटेरियल था जो ट्रांसफ़र हुआ, तो आगे ये बताएगा थ्योरी के अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर तो वो डीएनए का होता है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डीएनए की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो है वो ये मसला आ रहा था। तो जो चेंज होने वाली चीज़ थी वो डीएनए था, जिन डीएनए की वजह से इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2, द जेनेटिक मटीरियल। हराशी एंड चेज 1952 इन्वेस्टिगेटेड बैक्टीरियोफेजिस वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो ये इनकी डेफिनेशन है, वायरस दैट इन्फेक्ट, जब बैक्टीरिया को करे तो उसे बैक्टीरियोफेज कंसिडर किया जाता है। द बैक्टीरियोफेज वाज कंपोज्ड ऑफ ओनली डीएनए एंड प्रोटीन। किससे बना होता है मिलके, तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके जो है वो बनता है आपका जो इसका जो है वो बैक्टीरियोफेज।
they wanted to determine which of those molecules is the genetic materials that is injected into the bacteria. तो अगर हम देखें तो इनकी डिटरमिन जो है वो मालिक्यूल्स, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो इंजेक्ट किया गया था इन बैक्टीरिया के अंदर, इस वजह से जो है उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे जाके हमें ये जो है वो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप किस चीज़ ने जो है वो माउस की डेथ करवाई। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके पास थी, तो वो जब इंजेक्ट किया गया था माउस की बॉडी के अंदर तब जाके जो है वो माउस की जो है वो डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे ये भी देख लें, ये एक प्रोटीन कोट है और ये बीच में आपको जो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो डीएनए है, और इसका ये कंप्लीट जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये इसका हेड होता है और ये टेल है। टेल के साथ जो है वो फाइबर्स है और ये बाइंडिंग प्रोटीन से जो के साथ बाइंड हुए पड़े होते हैं। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, आप जस्ट इनको अंडरस्टैंड करें बेटा। The genetic materials bacteriophages DNA are labeled with radioactive phosphorus 32. The bacteriophages proteins was labeled with radioactive sulfur 35. तो यहाँ पे ये की पॉइंट्स है, आप इन्हें अंडरस्टैंड कर लें। MCQs के अंदर भी आ जाती हैं कि बैक्टीरियोफेज जब लेबल होता है DNA विद के साथ, तो ये जो है वो रेडियोएक्टिव फास्फोरस जो 32 बनाता है, जब ये प्रोटीन के साथ लेबल होता है तो ये सल्फ़र 35 बनाता है। ये डिफरेंस है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे बताया गया द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वर ट्रैक्ड only the bacteriophage's DNA as indicated by the phosphorus 32 entered the bacteria and was used to produce more bacteriophages. तो जब एक बैक्टीरियोफेजेस डीएनए के अंदर जब हम इंडिकेट करवाते हैं यानी इंटर्ड करवाते हैं फास्फोरस 32, तो ज़्यादातर इनका नंबर जो है वो ज़्यादा नंबर बन जाता है किसका, बैक्टीरियोफेजेस का। कंक्लूजन के अंदर क्या है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, बस यही बात है यहाँ पे सारी। जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो एज अ डीएनए है, जिनकी वजह से जो है ये मसले हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पे भी वही बातें, जब आपको इनका नंबर बनाना होता है तो आप किसको पकड़ेंगे, सल्फ़र 35 को नहीं, आप पकड़ेंगे फास्फोरस 32 को। तो इनके अंदर जो है वो इनके नंबर्स रिपीट होते हैं सेल्स के अंदर, इट मीन्स ज़्यादा होता है कहते हैं। यहाँ पे आप देखें फेजेस विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स, तो ये फेजेस रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स के साथ नहीं होता, ये फास्फोरस वाला जो है वो डीएनए के साथ। तो जब हम इंजेक्ट करवाते हैं इन्फेक्शन, फेजेस इंजेक्ट कोल्ड डीएनए इनटू बैक्टीरिया, तो यहाँ पे फेजेस इंजेक्ट हॉट डीएनए इनटू बैक्टीरिया। तो जो सल्फ़र 35 है ये कोल्ड डीएनए विद बैक्टीरिया के साथ होता है, और फास्फोरस 32 जो है वो हॉट डीएनए इनटू बैक्टीरिया के साथ। ब्लेंडर देन सेंट्रीफ्यूज, जब इन्हें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो ये सल्फ़र 35 वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसके पास ये जो था मटेरियल इन्होंने सेल के अंदर छोड़ा है, नो रेडियो एक्टिव सल्फ़र 35 इनसाइड दी सेल। तो इनके अंदर ये सेल्स नहीं है, लेकिन जब हम इनकी फास्फोरस 32 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 इनसाइड सेल। तो ये बेसिकली फास्फोरस 32 ये सेल के साइड होता है, और यहाँ पे सल्फ़र 35 जो है वो सेल्स के अंदर जो है वो इनसाइड नहीं होता, ये डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे है जो है वो DNA carries as a genetic code. The sequence of nitrogenous long DNA strand serves as a code called genetic code. तो ये इनकी डेफिनेशन कंसीडर की जाती है कि जब नाइट्रोजीनियस का सीक्वेंस हो DNA स्ट्रैंड के साथ, तो ये जाके कोड बनाता है, उस कोड को हम नाम दे रहे हैं जेनेटिक कोड का। ई जेनेटिक कोड इज़ ट्रिपलेट। आपके पास जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में आते हैं, ए सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ट्रिपलेट कहते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें द mRNA कॉपी द जेनेटिक कोड फॉर्म 1 सेक्शन ऑफ DNA।
ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज़ कॉपी ट्रांसक्रिप्ट टू एमआरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी डीएनए के अंदर होती है, तो इनको ट्रांसक्रिप्ट कौन करता है, एमआरएनए। एमआरएनए बेसिकली आरएनए का टाइप होता है, एम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, तो ये जो है वो ट्रांसक्रिप्ट करके डीएनए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कहाँ पे देता है वो आगे देख। ईच 3 बेस सीक्वेंस ऑफ mRNA ट्रिपलेट इज़ नॉन एज अ कोडोन। अब ये जो सीक्वेंस होती है mRNA जो सीक्वेंस भेजता है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। ट्रिपलेट कहते हैं कोडोन की फॉर्म में। ईच कोडोन इन कोड फॉर वन of the 20 amino acids used in the synthesis of proteins। तो एक जो कोड होता है वो इनकोड हो जाता है 20 अमाइनो एसिड जब यूज़ होते हैं जब वो सिंथेसिस करते हैं किसकी, प्रोटीन्स की, तब जाके ये सॉल्व होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें वही बात, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड और यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंड, तो ये 2 स्ट्रैंड हमने यहाँ पे लिए हुए हैं डीएनए के। आपको ये नाइट्रोजीनियस बेस पेयर नज़र आ रहा है, ये सारा, ये नाइट्रोजीनियस, ये नाइट्रोजन, ये और इसको हम शुगर फास्फेट कहते हैं, इसको भी शुगर फास्फेट। ये 2 धागे हैं, इनको बीच में से अगर हम रिमूव करवाएं तो आपके पास जो इनमें से 2 धागे बन जाते हैं। अब एक जो है वो कनेक्ट होता है। अब इनकी कनेक्शन इस तरह से होती है, तो जैसे डी से हम इसको हम पेंटोज शुगर कंसीडर करते हैं, और इनकी जो सीक्वेंस होती है 3 to 5 और इसकी जो है वो 3 से 5 की तरफ, तो 5 से 3 और 3 to 5 ये सीक्वेंस इसकी होती है शुगर फास्फेट की। और ये कनेक्टेड होते हैं तब जाके आपके पास एक पर्टिकुलर जो है वो धागा प्रिपेयर्ड होता है। तो ये वही डीएनए वाली स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये इनको भी आप अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे आपको सब यूनिट्स इनके नज़र आ रहे हैं, ग्वानिन, साइटोसाइन, थायमाइन्स, देन एडेनाइन भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन डीएनए की इस वजह से हम इनको अंदर जो है वो यूरिसल का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे बेटा। और यहाँ पे आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ सेल फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए देन टू साइटोप्लाज्म इन अ 2 स्टेप्स प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ये फ्लो होती है सेल के अंदर। सेल से इट मीन्स जो डीएनए होता है उनसे जब इंफॉर्मेशन, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के पार्ट के अंदर होती है, इस पार्ट के अंदर। तो इनसे इंफॉर्मेशन कैरी कौन करता है, लेता कौन है, एमआरएनए, जिसे हम नाम दे रहे होते हैं मैसेंजर आरएनए। तो इनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसिस कौन बनाता है, प्रोटीन। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, लेकिन ये जो डीएनए से प्रोटीन्स आ रही होती है इसके लिए एक हमने जो वो इसका स्पेशल नेम रखा हुआ है, इससे हम नाम दे रहे होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, या फिर हमें इसके कह रहे होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन वाली प्रोटीन्स होती है। ट्रांसक्रिप्शन इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन की ये डेफिनेशन है, बहुत ही इजी है। इंफॉर्मेशन फ़्लो होती है कहाँ से, डीएनए से आरएनए की तरफ। ट्रांसलेशन इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स। तो ये स्टेप्स होते हैं बेटा, जब हम एज अ डीएनए को पढ़ रहे होते हैं तो ये सारा स्टेप्स एक इक्वेशन के अंदर हम इनको सम अप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये अलग 2 डेफिनेशन नज़र आए। जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो डीएनए से आरएनए की तरफ, डीएनए से आरएनए, तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कंसीडर किया जाता है। और जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो आरएनए से प्रोटीन्स की तरफ, तो इसे ट्रांसलेशन कंसीडर किया जाता है। तो ये है डिफरेंस इसके अंदर। और इतना कुछ हाई फाई नहीं लिखा हुआ ताकि आपको चीज़ें समझ में ना आए, ये बहुत ही ईजी है। वही बातें यहाँ पे कर रहा है। पॉलीमर, आरएनए पॉलीमर्स, डीएनए जिसके पास इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन कौन बाहर ले आता है, आपको प्री एमआरएनए होता है। तो ये प्री आरएनए एमआरएनए होता है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें ये इंफॉर्मेशन बाहर आ गई, यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ये जो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है प्री आरएनए की वजह से है। तो जो प्री एमआरएनए है, तो यहाँ पे जो एमआरएनए होता है ये आरएनए प्रोसेसिंग की फॉर्म में यूज़ होता है।
तो आप देख रहे हैं ये फिर जाके इंजेक्ट होता है किसके अंदर, राइबोसोम्स के अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर या फिर एमआरएनए के अंदर। फिर जाके यहाँ पे जो स्टेप्स होता है वो ट्रांसलेशन वाला स्टार्ट होता है। क्योंकि ये सेल्स के अंदर है और ये राइबोसोम्स तो सेल से बाहर है, तो इसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन हो रही होती है ट्रांसक्रिप्शन वाली, और इनके बाहर जो इन्फॉर्मेशन हो रही होती है फ्लो वो ट्रांसलेशन वाली। ये फ़र्क होता है और कुछ भी फ़र्क नहीं होता इसके अंदर बेटा। तो ये अगेन वही बातें, ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक कोड है यहाँ पे थायमाइन, गवानिन, थायमाइन, एडेनाइन साइटोसाइन। तो ये ट्रिपल कोड है, इसे जेनेटिक कोड कंसीडर, ट्रिपलेट जिसे हमने नाम दिया था, और वही बातें हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, ये ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है, एमआरएनए होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए से जो है वो मूव करके आरएनए की तरफ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं। अब डीएनए से जो है वो है ओके किधर जा रही है, यहाँ पे एमआरएनए की तरफ यानी आरएनए की तरफ। तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस कंसीडर करते हैं। और ट्रांसलेशन जो है बेसिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मैसेंजर आरएनए जनरेटेड बाय transcription is interpreted by the ribosomes to generate a particular amino acid succession or polypeptide protein। तो जो यहाँ पे आप देखें इस फिगर के अंदर पहला जो प्रोडक्ट है वो डीएनए, फिर एमआरएनए। तो यहाँ पे पहला जो है वो एमआरएनए आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो एमआरएनए से जो इन्फॉर्मेशन आती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो ये सेकेंड स्टेप्स है। तो जब ट्रांसलेशन की बारी आती है तो इन्फॉर्मेशन आपकी जो फ्लो होती है वो एमआरएनए से लेकर प्रोटीन्स तक। तो इस प्रोटीन को हमने जो है वो स्पेशल प्रोटीन्स कंसीडर करनी है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जिसे हम जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो ये डीएनए वाली प्रोटीन्स होती है। तो बेटा ये आपकी बुक की पेज मैंने ली हुई है, तो आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। वही बातें हैं जो मैंने स्लाइड्स के अंदर आपको समझाई हुई है। और ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ठीक है, कि जब इंफॉर्मेशन फ़्लो हो डीएनए से, वो इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, एमआरएनए, ये आरएनए का टाइप्स होता है। फिर उससे जाके ट्रांसलेशन की फॉर्म में जो जाती है वो हम जो है वो कंसीडर करवाता है। उसका ट्रांसलेशन जैसे हम कहते हैं वो एमआरएनए से लेकर प्रोटीन्स तक जो है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी। ये वही बात है ग्रिफ्ट वाली, लेकिन ये बहुत ही इजी यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। ये तो ये मैं चांस मिस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे खुद ने जो है वो यहाँ पे जस्टिफाई किया है। तो हो सकता है कि बेटा ये फिगर आपको जो है वो समझ में न आए, ठीक है। तो इस को भी आप अंडरस्टैंड, मैंने ये भी समझाया हुआ है। लेकिन अगर लेट सपोज़ ये फिगर आपको समझ में नहीं आती तो आप इस फिगर को जो है ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बात सेम ही है, ठीक है। तो इस फिगर के अंदर भी वही कहानी है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट होते हैं, ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया जिसे कंसीडर किया जाता है। स्ट्रेप्टो कहते हैं चेन को, कोकस कहते हैं राउंडेड या फिर स्फेरिकल शेप को। तो ये मैंने चेन की फॉर्म में जो स्फेरिकल यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया जो है वो ये एक लंग्स इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर वाटर भर जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये नमोनिया उस बीमारी को कहते हैं, उस डिजीज़ को कहते हैं जिसके अंदर फिलअप होता है वाटर इनसाइड द लंग्स। तो इस वजह से इन्हें लंग्स इन्फेक्शन डिजीज़ कंसीडर करते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर दो सेल्स होते हैं, आप इनको सेल कंसीडर करें या फिर टाइप्स, अच्छी बात है। तो यहाँ पे टाइप्स आपकी बुक मेंशन करती है, तो आप भी जो इनको टाइप्स कंसीडर करें। तो एक होता है आर टाइप जिसे हम नॉन वायलेंट कहते हैं, और दूसरा होता है एस टाइप जिसे हम वायलेंट कहते हैं। तो जो आर टाइप होता है इसके पास कोई कैप्सूल नहीं होता, विदाउट कैप्सूल, क्योंकि वायलेंट नहीं होता। जो वायलेंट होता है उसके पास कैप्सूल होता है। तो ये एस टाइप जो है आपके पास दो इसके ऊपर स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो इसके अंदर एक ही है, सिंगल है, तो इसके पास कोई कैप्सूल नहीं है, इसके ऊपर कैप्सूल की कोटिंग है। तो यहाँ पे जो है पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आर टाइप को जो है वो मिक्स इंजेक्ट करवाया माउस के ऊपर, तो माउस सरवाइव था, उसकी डेथ नहीं हुई। इट मीन्स माउस ज़िंदा था। जब एस टाइप को इंजेक्ट किया माउस के अंदर, तो फिर भी जो माउस था उसकी डेथ हो गई।
तो यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है हमें, क्योंकि आर टाइप जो है उसके पास कैप्सूल नहीं है। ज़ाहिर बात आर टाइप जब हम इंजेक्ट करवाते हैं माउस के अंदर, ज़ाहिर बात है माउस की डेथ नहीं होगी, वो सर्वाइव होगा। तो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। और दूसरी बात आर एस टाइप जो है ये वायलेंट है, यहाँ पे मैंने बताया इसके पास कैप्सूल है, तो ये जाके डिजीज़ काज करवाता है, ये डेड काज करवाता है। तो जिसके पास कैप्सूल है वो एस टाइप, जब इनको इंजेक्ट किया माउस के अंदर तो माउस की क्या हो गई, डेथ। सही है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अंदर कंडीशन जो है वो हमें ये बता रही, तो इस हिसाब से ये दोनों सही है। अब तीसरे नंबर की तरफ अब जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हीट किल्ड एस टाइप, उसको इंजेक्ट किया माउस के साथ तो माउस की डेथ नहीं हुई, वो माउस सरवाइव कर रहा था। अब हीट किल्ड एस टाइप क्या था, जिसके पास कैप्सूल था। इट मीन्स हीट की वजह से उसने वो इफ़ेक्ट सर अंजाम नहीं दिया। इट मीन्स जब हमने उसके ऊपर हीट छोड़ी तो ज़ाहिर बात है उसने जो वो कैप्सूल ने काम नहीं किया। तो ज़ाहिर बात है जब कैप्सूल काम नहीं करेगा तो माउस क्या होगा, सरवाइव करेगा। तो यहाँ पे है बिल्कुल ठीक है। और चौथे एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बता रहा है हीट किल्ड आर टाइप प्लस इंजेक्ट किसके साथ, माउस के, तो माउस की डेथ होगी। ये क्वेश्चन मार्क से, ये कैसे हुआ, क्योंकि आर टाइप जो है उसके पास तो कैप्सूल नहीं है, तो डेड काज तो ये नहीं कर सकता, तो फिर माउस की डेथ कैसे हुई, क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ से। तो आप यहाँ पे देखें एस टाइप जिसके पास कैप्सूल था, डीएनए आरएनए, तो ये एस टाइप कैप्सूल है। बैक्टीरियल डीएनए की अगर हम बात करें तो ये डीएनए है बीच के अंदर, तो ये डीएनए यहाँ से निकल गए, इन्वायरमेंट के अंदर आ गए। दूसरा हमारे पास है आर टाइप, एस टाइप जिसके पास कैप्सूल था, आर टाइप जिसके पास कैप्सूल नहीं था पहले। जैसी ये बैक्टीरियल डीएनए, क्योंकि इसके जैसे ही इसके ऊपर हीट पड़ेगी, जाहिर बात है इसके सेल के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, इसकी सेल जो मेम्ब्रेन होगी वो रैप्चर होना स्टार्ट होगी। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर स्पेस आ गए हैं, तो इनसे ये डीएनए बाहर आ जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो जो है वो साइड में होता है आर टाइप। तो पहले ये वायलेंट नहीं था, ये नहीं नॉन वायलेंट था, जिसके पहले इसके पास कैप्सूल नहीं था। अब ये जो डीएनए इसने उठाया है किसका, आर एस टाइप वाला, जिसके पास कैप्सूल था पहले, अब हीट की वजह से इसका कैप्सूल इन्वायरमेंट के अंदर आ गया। तो ये क्या करेगा, ये इनसे जो है मौके का फ़ायदा लेगा, ज़ाहिरी बात है। तो ये जो डीएनए पड़ा रहेगा इन्वायरमेंट के अंदर, ये उठा लेता है कौन, ये आर टाइप। अब पहले ये जो शरीफ था, अब जो है वो ये बदमाश बन गया। इट मीन्स इसकी एग्जांपल हम इस तरह से समझें कि दो जो है वो लोग हैं, एक के पास गन है और दूसरे के पास कोई गन नहीं है। तो जिसके पास गन है वो ज़ाहिर बात है वो ख़तरनाक बंदा है, और वो किसी काज की वजह से मर जाता है, लेट सपोज। तो उसकी गन जब शरीफ बंदा उठा लेता है तो वो गन की वजह से वो भी ख़तरनाक बन जाता है। तो इनको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें ताकि आपको बात जल्दी समझ में आ जाए। तो पहले जो ये शरीफ था, अब इन्होंने किसकी गन उठाई है, किसका डीएनए उठाया है, एस टाइप का। तो अब ये जो है वो ख़तरनाक बन गया है। तो अब ये जो है ना वो डिजीज़ काज करवाएगा, इस वजह से माउस की जो है वो डेथ हो जाती है। यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें ये होती है इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट कैप्सूल की वजह से हो रहा है। कैप्सूल उन्होंने जो एनवायरनमेंट के अंदर था उन्होंने वो लिया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सो आर टाइप चेंज इनटू एस टाइप। तो ये कैसे हुआ आर टाइप चेंज एस टाइप, तो ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है बेटा। और ये स्टेटमेंट है, मैं सब पढ़ रहा हूँ तो आप अंडरस्टैंड कर लें। वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया चेंज इनटू एन अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज़ नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चेंज होता है तो इस स्टेट को हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी चीज़ होती है जो ट्रांसफ़र होती है, तो वो जो है वो डीएनए होता है। किसका, एस टाइप का डीएनए आर टाइप के
अंदर जो है वो चला जाता है, फिर जो शरीफ होता है वो ख़तरनाक बन जाता है। तो ये कौन सी चीज़ होती है? डीएनए, जिसके हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि ये आपको जल्दी समझ में आ गया हो। ये वही बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं, थायमाइन और जो है साइटोसाइन, एडेनाइन, गवानिन, तो ये चेंज होता रहता है। इस साइड पे ये बॉन्ड बनेगा एडेनाइन के साथ, साइटोसाइन गवानिन के साथ, थायमाइन एडेनाइन थायमाइन के साथ, और गवानिन साइटोसाइन के साथ। क्योंकि ये डीएनए का है तो ज़ाहिर बात है यूरेसल तो यहाँ पे होगा नहीं। अगर आरएनए होता तो हम यहाँ पे इनको यूरेसल की बात करते, तो कोई यूरेसल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि हम आरएनए नहीं डीएनए स्ट्रैंड को जो है वो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो बीच में आपको नाइट्रोजनियस बेस ये दो धागे हैं, एक धागा और दूसरा ये वाला, ये अपोजिट स्पिन की फॉर्म में वर्क करते हैं, 5 to 3 और ये 3 to 5। तो इसके अंदर भी इतना कुछ नहीं है, जो चीज़ें होती हैं मैं आपको थॉरोली बता देता हूँ बेटा। तो ये स्ट्रक्चर आप इसको पैराग्राफ को 36 पेज पे है, आप खुद रीड करें। उसके बाद ये मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। तो डीएनए हैव नो डायरेक्ट ऑर्गेनिजम्स डेवलप। तो डीएनए डायरेक्ट जो है वो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं करता। फिर क्या होता है? डीएनए हैव डायरेक्ट डेवलप मॉलिक्यूल्स। तो वो जो है वो डायरेक्ट किसको डेवलप करता है? इस मॉलिक्यूल्स को। तो डीएनए इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से लेकर आरएनए तक जो इन्फॉर्मेशन होती है इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से जब प्रोटीन्स की फॉर्म में हम जाते हैं तो इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सपोज़ ये आपके पास एक रेसिपी है, ये डीएनए है, तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है और राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हैं। तो ये दोनों डिफरेंट है। अब इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आएगी, कैसे प्रोटीन को बनना है? तो राइबोसोम्स तो आपके जो है वो साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन के अंदर हैं। तो ये जो है वो डीएनए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब वो इंफॉर्मेशन कैरी डीएनए नहीं करता, बेसिकली वो आरएनए करता है। उसका भी एक टाइप होता है जिसे हम एमआरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए होता है। वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से, फिर जाके उनकी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर आती है, फिर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन्स की फॉर्म में। उसे हम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कहा है, लास्ट में जो दो लाइंस आपको नज़र आ रही है, डीएनए एज अ हेरिडेटरी मटेरियल। ज़ाहिर बात है ये आपको हेरिडेटरी मटेरियल देता है, और आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन की फॉर्म में जो है वो यूज़ होता है। अगेन वही बातें हैं, आप इनको खुद स्टडी करें, समझें, क्योंकि सारा कुछ मैंने बेटा समझा दिया है। और ये फर्दर यहाँ पे जो है वो फिजूल की चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लिख दी है, और जो चीज़ें काम की थी वो मैंने स्लाइड्स के अंदर लगा दी है, और फर्दर इनसे भी अच्छा जो है वो मटेरियल मैंने यूज़ किया है। तो आपको अगर स्लाइड्स समझ में आ जाती है तो यहाँ पे बुक पढ़ने की आप लोगों को जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी जो बच्चे नहीं जानते कि हम सिर्फ बुक से कैसे पढ़ें, बुक तो हमारा क्लियर नहीं, तो वे मैंने जो है वो तकरीबन बुक से ही चीज़ें निकाली है। तो आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी ईजीली। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए, फिर मैसेंजर आरएनए। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तो ये कुछ पीरियड्स होते हैं जिसकी वजह से ये डीएनए बाहर आता है। इनकी फिगर यहाँ पे आप इनको अंडरस्टैंड करें। तो न्यूली बॉर्न प्रोटीन्स होता है, और ये आपका जो है वो स्मॉल सब यूनिट्स होता है, और एक आपके पास जो है वो ये वाला लार्ज सब यूनिट होता है। ये लार्ज सब यूनिट है। और ये आपके पास जो है वो एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कंसीडर करते हैं। ये सारे आपके ये पास जो है वो मैसेंजर, ये साइड ए और ये साइड पी है। और ये आपके पास जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए है, टीआरएनए जिसे हम कहते हैं। और ये इनके जो है वो अमीनो एसिड हैं। तो आपके पास आरएनए की 3 टाइप्स आ गई, टीआरएनए, एमआरएनए, और देन अदर यहाँ पे जो है वो स्मॉल यूनिट्स की फॉर्म में जो आरएनए हैं, ये वाला। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपको डीएनए
वही बात है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनता है। ओवरऑल प्रोसेस को अगर हम कहें तो इससे जीन एक्सप्रेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस कंसीडर किया जाता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, आप देख लें डीएनए पॉलीमरेज है, हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगते हैं इनके ऊपर कोड, कैसे डीएनए इंफॉर्मेशन आउटसाइड होती है और जो है वो न्यू स्ट्रैंड तब बनता है जब इंफॉर्मेशन डीएनए से बाहर आती है। वो इंफॉर्मेशन कौन लाता है? आपके पास जो होता है मैसेंजर आरएनए, ये वाला। और ये आपके पास एक स्ट्रक्चर, ये आपके पास डीएनए को उन्होंने खोल के रखा हुआ है, वही स्ट्रक्चर डीएनए वाला है। जब हमने इनको जो है वो बिल्कुल टाफ़ी की तरह, हमने जब बच्चे जो टाफ़ियाँ खाते हैं बेटा, आप उसकी शेप जैसी शेप है इनकी, तो जब हम उनको ओपन करते हैं, इंटरनल इसके पार्ट्स को देखते हैं, तो इसकी शेप जो है वो टाफ़ी वाली हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि डीएनए पॉलीमरेज है, ज़ाहिरी बात है ये यहाँ पे आरएनए का काम तो करेगा नहीं, क्योंकि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो एडेनाइन थायमाइन ग्वानिन साइटोसाइन की फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे यूरेसिल यूज़ ही नहीं होगा। और डीएनए पॉलीमरेज रीड करता है इन विच न्यूक्लियोटाइड, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है डीएनए टू आरएनए, तो इनको भी ये जो है वो डीएनए पॉलीमरेज रीड करता है। तो ज़ाहिर बात है ये एक स्ट्रैंड हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और ये एडेनाइन यूरेसिल, जब हम बात करते हैं डीएनए से आरएनए को बनाने की, तो एडेनाइन से यूरेसिल और ग्वानिन से ग्वानिन, साइटोसाइन से साइटोसाइन। लेकिन जब हम डीएनए बना रहे होते हैं तो थायमाइन का यूज़ करते हैं, एडेनाइन की जगह से ग्वानिन के साथ साइटोसाइन और साइटोसाइन के साथ ग्वानिन, एडेनाइन के साथ थायमाइन, इसको यूज़ करते हैं जी। इस तरह से बिल्कुल ये आपको नज़र आ रहा है, एडेनाइन थायमाइन, थायमाइन एडेनाइन, ग्वानिन साइटोसाइन, साइटोसाइन ग्वानिन। तो ये भी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। वही स्ट्रक्चर टाफ़ी वाली जो मैंने यहाँ पे ये मैंने नेट से ली हुई है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और ये आपके पास स्ट्रक्चर है 5 to 3 और ये 3 to 5 अपोजिट रीवाइंडिंग और ये अनवाइंडिंग। ये जो है वो अनवाइंडिंग है और ये रीवाइंडिंग है। और यहाँ पे आपको ये डीएनए और आरएनए हाइब्रिड हेलिक्स नज़र आ रहे हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे। और इसके ऊपर ये आपको कोडिंग स्ट्रैंड की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ये आपको कोड लगे हुए हैं, एडेनाइन साइटोसाइन ग्वानिन, एडेनाइन थायमाइन साइटोसाइन का, साइटोसाइन थायमाइन एडेनाइन, ये आपके पास जो है वो कोड रहते हैं। तो इस कोड की बेसिस पे हम अगला कौन सा कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आपको फ़र्क तब आपको मालूम होगा जब आप को पता हो कि हम डीएनए को स्टडी कर रहे हैं या फिर आरएनए को, तब जाके आप इसके साथ जो वो कोड करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये वो सेकंड पार्ट इसका होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है, और ये आपके पास स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट होता है, ये जो वो मैसेंजर आरएनए होता है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और यहाँ पे ये होता है मैसेंजर आरएनए जो इनको सेपरेट करता है। और इसके पास लगे हुए होते हैं कोड। अब ये क्या करता है, जब इनको कोड बनाने होते हैं तो ये अपोजिट स्पिन्स की फॉर्म में कोड जो है वो अपोजिट लेता है, उसके बाद कोड करके इंफॉर्मेशन को आगे मूव करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, जो अमाइनो एसिड बन रहे हैं, तो ये टीआरएनए जो होता है बेसिकली, जैसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं, तो ये कोड ये ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को, ये आगे मूव करवाता है। तो आपको यहाँ पे आरएनए की जितनी भी टाइप्स है वो आपको यहाँ पे सारी नज़र आ जाती है। तो इसको छोड़ के ये बेसिकली डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए भी डबल, बाकी आपको सारे सिंगल स्टैंडर्ड नज़र आएंगे, इट मीन्स मिलेंगे। आरआरएनए और टीआरएनए, दिस प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज, जिसे हम नाम दे रहे होते हैं ट्रांसलेशन। तो राइबोसोमर और टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए तो जस्ट मैसेज कैरी करता है डीएनए से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और ये जो 3 कोड होते हैं, 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनको कोड, तो ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड है जो कोड की फॉर्म में, आगे कौन सा कोड लगेगा तो ये टीआरएनए जो है वो चेक करके आगे जो है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। तो आई होप कि ये भी इजी फिगर है बेटा, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत ही यहाँ पे इजी मैंने लिया हुआ है, डीएनए से इंफॉर्मेशन जब
अब डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से जब ये वाला प्रोटीन लास्ट में जो लिखा हुआ है प्रोटीन तो ये बनता है तो इस प्रोसेस को हम जो है वो ट्रांसलेशन कहते हैं, जो ये डेफिनेशन की तौर पे यूज़ होता है। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन कौन लाता है? एमआरएनए, और एमआरएनए से जो है वो आगे जो बनने वाली चीज़ होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन्स होता है। उसके बाद टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, तो ये ट्रांसफ़र होता है 3A to 3, तो यहाँ पे सीक्वेंस होती है अपोजिट, तो इस वजह से हम इनको एंटी कोडॉन कंसीडर करते हैं। तो बेटा आई होप कि आपको ये स्लाइड्स बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्लाइड्स जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। सो वेल डन बेटा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।